पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज कुछ बात करेंगे कराची की सूरत हाल की और वहां पे आईजी सिंध ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। इस बयान की हकीकत क्या है कि पुलिस वालों को मारने वाले बड़े बड़े ईवानों में बैठे रहे हैं। ये कौन से बड़े लोग थे जो पुलिस वालों के मर्डर्स में इन्वॉल्व थे और फिर बड़े ईवानों में पहुंचे? इस सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश करेंगे। और कराची की सूरत हाल क्या वाकई इतनी बेहतर हो गई जितना कि सिंध रेंजर्स की तरफ से, डीजी रेंजर्स की तरफ से आज कहा गया? साथ साथ नाज़रीन, डॉन लीक्स 6 अक्टूबर को जो खबर आई और उसके बाद 14 अक्टूबर को कोर कमांडर्स ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कहा, वजीर दाखिला फॉरेन ऑफिस, 4 माह हो गए, रिपोर्ट किधर गई? खास तौर पे वो रिपोर्ट जिसका दावा किया गया था वजीर दाखिला की तरफ से गालिबन 13 अक्टूबर 2016 के 2-4 दिन में ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। आज 4 महीने बाद वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही? और क्या एमआई और आईएसआई के जो अफसरान हैं वो दोबारा लाहौर जा रहे हैं जज साहब से मिलने? और अगर जा रहे हैं तो किस लिए? क्या रिपोर्ट में कोई कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस रिपोर्ट है? इस सवाल का जवाब भी मालूम करेंगे। और साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उस पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि ये कोई हमले की तैयारी हो रही है। अदलिया के खिलाफ जो बयानात आ रहे हैं इसका नोटिस लेना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन खुर्शीद शाह ने यह कहा है। कौन से ऐसे बयानात हैं जिनको कि खुर्शीद शाह साहब समझते हैं कि ये हमले की तैयारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट पे? मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी हैं, दीगर 3 स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर हैं कौमी असम्बली में। उनके साथ तशरीफ फरमाए हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, ARY के सबसे मकबूल तरीन एंकर पर्सन, ब्यूरो चीफ हैं ARY लाहौर के, और आप 7 बजे इन्हें रिपोर्टर्स में देखते हैं। आज इस्लामाबाद आए हुए तो हमने कहा आपकी दोबारा मुलाकात इनसे करवाएं और बड़ी इनसाइट खबरें लेके आते हैं। इतनी इनसाइट खबरें इनके पास होती हैं कि बड़े बड़े ईवान उससे दहल जाते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं कि भट्टी साहब तक ये खबर पहुंची कैसे। और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर एक रिपोर्टर है। साथ साथ नाज़रीन, हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे सफदर अब्बासी साहब, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स के। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करते हैं नाज़रीन कराची की सूरत हाल से। आज डीजी रेंजर्स की तरफ से यह बताया गया कौम को कि कराची की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है और कराची ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में 72% कमी आई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कराची ऑपरेशन के बाद टारगेट किलिंग 91% कम हुई है। कराची ऑपरेशन के बाद भत्ताखोरी 93% कम हुई है। अगवा बराए तावान में 86% कमी आई। कराची ऑपरेशन में रेंजर्स ने 9080 ऑपरेशन किए। इसके साथ साथ कराची ऑपरेशन में 1513 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया और 10,716 हथियार कब्जे में लिए गए। साथ साथ डीजी रेंजर्स का यह भी कहना था कि रेंजर्स ने पूरे कराची से नो गो एरियाज का खात्मा कर दिया है और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के ताउन से कराची ऑपरेशन जारी है। ये तो था डीजी रेंजर्स का कहना, लेकिन आईजी सिंध का इस हवाले से आज जो बयान सामने आया वो इंतहाई तशवीशनाक है। आईजी सिंध ने आज क्या कहा, आइए जरा सुनिए। इस पे भी डिस्कस होना चाहिए कि आखिर पुलिस को बैसाखियों की जरूरत पड़ी क्यों? रोजाना 2-4 पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं सड़क पे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। सैकड़ों पुलिस अफसर्स शहीद हुए और उनको मारने वाले बड़े बड़े ऐवानों में बैठे रहे। जी अनीस एडवोकेट साहब, आपने सुना आईजी सिंध ये बात कह रहे हैं कि पुलिस वालों को मारने वाले, शहीद करने वाले बड़े बड़े ईवानों में बैठे रहे। ये कौन से ऐसे लोग थे जो पुलिस वालों को शहीद करने में मुलव्विस थे और फिर बड़े ईवानों में पहुंच गए? हाँ, शुक्रिया शहीद साहब। देखें, आईजी सिंध एडी ख्वाजा साहब एक अंतहाई ईमानदार और जिम्मेदार अफसर हैं और उनकी कॉम्पिटेंसी में कोई शक नहीं है और उनका किरदार बड़ा वाज़ेह है। और सिंध पुलिस की जब से उन्होंने कमान संभाली है उससे पहले भी सिंध के अवाम उनके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि होना तो ये चाहिए था कि एडी ख्वाजा साहब को मजीद जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उन अफराद की निशानदेही भी करनी चाहिए थी कि जो इस किस्म के जराइम में मुलविस रहे हों और कत्ल व गारत पुलिस अफसरान के कत्ल में शामिल होने के बाद ऐवानों के मेंबर मुंतखब हुए हैं या सूबाई असम्बलियों के या कौमी के या सेनेट के। तो इन्होंने एक अभाम छोड़ा है, एक डिबेट छोड़ दी है, एक डिबेट स्टार्ट हो गई है। तो बेहतर ये होता है कि ये अपनी इस वजाहत के साथ अपने स्टेटमेंट को देते। और मेरी ख्वाहिश ये है और मैं ये चाहता हूँ कि एडी ख्वाजा साहब जहाँ
इस किस्म की निशानदेही कर रहे हैं, उनको उनका फर्ज बनता है कि वो सिंध पुलिस की कारकर्दगी को और बेहतर बनाए और सिंध पुलिस को जो सियासी अनासिर और जराइम पेशा अनासिर जो सिंध पुलिस के अंदर है उनसे भी सिंध पुलिस को पाक करें। तो ये उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और अगर किसी की निशानदेही है तो उनको वजाहत के साथ इसको सामने लाना चाहिए। बिल्कुल सही। इसके साथ ही दूसरा जो बड़ा सवाल आता है, डीजी रेंजर्स ने कहा कि जी इतने फीसद कराची के हालात में बेहतरी आई है, टारगेट किलिंग खत्म हुई है, 90% के करीब भत्ताखोरी खत्म हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, लेकिन क्या बड़े बड़े केसेस जिसकी तरफ एडी ख्वाजा भी इशारा कर रहे हैं वो कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचे? क्या बल्दिया टाउन थाना है जहां पे 250 पाकिस्तानी जिंदा जला दिए गए, वो मुकदमा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा? दीगर बड़े बड़े जो लोग मुलव्विस पाए गए, क्या वो अपने अंजाम को पहुंचे? क्या वजह है कि उस पर अभी तक हमें कोई मंतकी अंजाम वाली बात नजर नहीं आती? देखिए, जहां तक डीजी रेंजर्स साहब ने ये बात की है तो इसमें कोई शक नहीं है कि रेंजर्स का किरदार बड़ा मस्बत अमन अमान कायम करने के लिए और कराची सिंध में खुसूसन कराची के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे में उसका बड़ा मजबूत किरदार है और हम इस रेंजर्स के इस किरदार को न सिर्फ सराहते हैं बल्कि सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बात को भी याद रखना चाहिए कि ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जो कराची में जारी था गुज़िश्ता 3-3.5 साल से, खौफ के अंसर को ये नहीं तोड़ सका था। जो रॉ के एजेंट थे, जो रॉ के दलाल थे, जो रॉ के जरिए इस कराची के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, उनकी कमर तोड़ने के बावजूद भी उनका खौफ खत्म नहीं किया जा सका था। लेकिन गुज़िश्ता 10 माह से जब पाक सरजमीन पार्टी का वजूद अमल में आया तो आपने देखा कि इसमें पाक सरजमीन पार्टी का भी बड़ा मजबूत किरदार है। मुस्तफा कमाल और उसके साथियों का, अनीस कायम खानी और उसके साथियों का भी बड़ा मजबूत किरदार है कि कराची से खौफ के माहौल को तोड़ने में उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। अब ये जो केसेस हैं, स्टार्ट ये हुआ था ये ऑपरेशन के इकोनॉमिक दहशतगर्दी और दीगर दूसरी दहशतगर्दी को मिलाया गया था। तो मेरा सवाल ये है कि ये तमाम चीज होने के बावजूद क्या उन जराइम पेशा अनासिर के साथ साथ उन करप्ट अनासिर के साथ क्या सलूक किया गया? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको किसी मंतकी अंजाम तक? बिल्कुल अनीस एडवोकेट साहब, आप उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उस वक्त के कोर कमांडर और अभी मौजूदा डीजी ISI जनरल नवीद मुख्तार साहब ने कहा था कि व्हाइट कॉलर क्राइम और करप्शन और दहशतगर्दी का नेक्सस है, जो बाद में आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने बात की थी। शफकत महमूद साहब, एडी ख्वाजा साहब ने एक इंतहाई तशवीशनाक बात की है कि पुलिस वालों को शहीद करने वाले लोग बड़े बड़े ईवानों में बैठे रहे। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस बात को डिनाई किया जा रहा है कि सिंध पुलिस ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उसकी मेरा ख्याल है मिसाल कम ही है। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, 93 to 95, 96 एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें जितने पुलिस वाले थे सबको चुन चुन के मारा गया। उसके बाद पिछले 7-8 सालों में आप देख लें, मुख्तलिफ किस्म के दहशत गर्दों ने, सिर्फ एक किस्म के नहीं, मुख्तलिफ किस्म के दहशत गर्दों ने पुलिस को निशाना बनाया, टारगेट किया, अफसरों को मारा, जवानों। सो ये कहना कि जनाब समझ नहीं आती वो क्या बात कर रहे हैं, पहले तो ये एक्नॉलेज करें कि कुर्बानियाँ दी हैं सिंध पुलिस ने, उसमें लोग मुलव्विस थे, सियासी जमातें के दहशत गर्द विंग जो थे वो मुलव्विस थे। अब रह गया क्वेश्चन कि अगर सियासी जमातों के दहशत गर्द विंग मुलव्विस थे तो उनमें से कुछ लोग क्या वानों में पहुंचे? मुझे पता नहीं है, मैं कराची में नहीं रहता, लेकिन यकीनन अगर जमातें इन्वॉल्व थी तो उनके ऐसे लोग भी होंगे जो ऐवानों तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सफदर अब्बासी साहब, IG सिंध एडी ख्वाजा साहब ने कहा है कि पुलिस अफसरान को शहीद करने वाले लोग बड़े बड़े ईवानों में बैठे रहे। कौन से ऐसे लोग थे, किन जमातों के लोग थे और क्या वो अब भी मौजूद हैं? देखें जी, ये तो जहाँ तक सवाल है कराची की हालात का, तो वो उसके अंदर बेतहाशा लोगों की अमवात हुई, दहशतगर्दी हुई, वहाँ पे जो है ना एथनिक टेंशन्स बढ़ी, वहाँ पे जो सेक्टेरियन टेंशन्स रहीं, तो उस हवाले से यकीनन जो है एक इल्ज़ाम लगता है बहुत सी सियासी अनासर के ऊपर के उन्होंने प्रोटेक्शन दी उन लोगों को जिन्होंने ये तमाम इक़दाम किए। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर तकरीबन तमाम ही जमातें जो है ना, ख़ास तौर पे ये 2007 के बाद जो दहशतगर्दी की फसाद चली, उसके अंदर तमाम ही जमातों के किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रवाबित रहे ऐसे लोगों के साथ जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जी ये कराची के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो टारगेट किलिंग हो रही है,
उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। अब ये सारे के सारे जो चीज़ें हुई हैं गुज़िश्ता 3-4 साल के अंदर, बेतहाशा केसेस भी बने, लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात भी लगे हैं, कोर्ट्स के अंदर ट्रायल भी हो रहे हैं, लेकिन मामला इस वजह से जो है मामला जो है वहाँ के वहीं फंसे हुए हैं कि पाकिस्तान का जो ये और ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहा। मतलब आपके जो ना सफदर अब्बासी साहब, आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि बड़े बड़े ईवानों में बैठे रहे और जो पुलिस वालों को शहीद करने में मुलव्विस रहे? देखिए जी, ऐसे अपना आशीष शरीफ साहब, जनरली तो इल्ज़ामात जो ना बहुत से लोगों पे लगते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एट द एंड ऑफ द डे इन तमाम अनासर को जब तक आप एक प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए, एक प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीजर के जरिए जब तक आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके आते और जब तक आप उनको सजाएं नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। क्या जनरली जो आपने बात की, जनरली एडी ख्वाजा साहब की बात सही है, उसमें वजन है? बिल्कुल वजन है उसमें, और मैं समझता हूं कि ख्वाजा साहब एक बिल्कुल ठीक है। मैं जरा आरिफ हमीद साहब से भी पूछूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी, JITs भी बहुत सारी सामने आई, उसमें बड़े बड़े नाम भी सामने आए, और एडी ख्वाजा साहब जिस तरफ इशारा दे रहे हैं, अब भी उनमें से कुछ मुकदमात चल रहे हैं और अक्सर में हमने देखा है कि बहुत से लोग बाहर निकल भी आते हैं। तो इन लोगों का अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, IG साहब की जो सिंध की स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। अगर किसी को शर्म हो तो डूब मरे। आप वो फरमा रहे हैं, एक IG सूबे का फरमा रहा है कि जो मुहाफिज थे, मुहाफिज पुलिस अफसर जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उनको मारने वाले उस असम्बली में जिन्होंने कानून साजी करनी है। एलिगेशन ये कोई ले मैन नहीं लगा रहा, एक हकीकत है कि नसीरुल्लाह दौर बाबर में जिन पुलिस अफसरों ने लिया उनको चुन चुन के मारा गया। उनके नाम भी मेरा ख्याल है IG साहब को भी पता है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई आधी बात करके? उसके बाद वो मुशर्रफ साहब आए, उसी जमात को उन्होंने गोद में उठाया, उन्होंने कत्लो बाजार के बाजार गर्म कर दिए क्या। लेकिन दूसरी तरफ नहायत एहतराम से भी आपने कहा जी फलां का क्रेडिट है, फलां क्राइम नीचे आ गया, 4 पे ऊपर चले गई, कुर्सी नीचे आ गई, मेज इधर चले गई, बंदर भाग गया, शेर हाथी की गोदी में बैठ गया। मुझे एक बात बताए, सहूलत मिर्जा के बयानात और जो सहूलतकारों के बारे में कितनों को सजा मिली? बल्दिया फैक्ट्री का आपने फरमाया जहां 300 इंसानों को जला दिया गया, उनका और उनके सहूलतकारों को कितनों को सजा मिली? 12 मई में जिसमें कत्लो गारत की होली खेली गई, कितने लोगों को सजा मिली? क्या यार इंसाफ आपने सिलेक्टेड करना है? हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मौजूदा जो अमन हुआ है उसका टोटली क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रेंजर को है। अगर कोई सियासी जमात लेती है तो वो गलत करती है, लेकिन क्या मैं इस हुकूमत से पूछता हूं और आपसे भी गुजारिश करता हूं, आज रेंजर वापस चली जाए, क्या पुलिस इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि कत्लो गारत बंद हो जाएगी, वहां बत्ताखोरी बंद हो जाएगी, चाइना कटिंग बंद हो जाएगी, वहां रोजाना कत्लो गारत की लाशें नहीं गिरेगी? आप मुल्क का सिस्टम नहीं बना रहे। बिल्कुल ठीक है। यही सवाल जो आरिफ हमीद भट्टी साहब करेंगे, इंतहाई सीरियस और तशवीशनाक बात है कि पुलिस अफसरान को शहीद करने वाले वो पुलिस अफसरान जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, वो खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए, शहादतें दी, उनको कत्ल कर दिया गया और वो लोग ईवानों में बैठे रहे। ये IG सिंध ये बात कह रहे हैं और फिर उन्होंने बैसाखियों की बात की कि इस स्टेज पे लाने वाला कौन है। क्या वो लोग कभी आइडेंटिफाई होंगे बाय नेम? मेरा ख्याल आइडेंटिफाई मुझे होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये पुलिस का भी काम है ना कि आइडेंटिफाई करे। देखिए ना, बात यह है कि ये सारा कत्लो गारत जब हुआ 96 के बाद, उसका मकसद एक था। उसका मकसद ये था कि पुलिस को इतना डरा दो कि आइंदा कभी वो एक्शन ना ले। और भट्टी साहब ने सही कहा, फिर मुशर्रफ आ गया, मुशर्रफ ने आके सरपरस्ती की, उसमें जो जितने गुनाह थे वो सारे भी माफ़ हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पुलिस का काम यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल मैं इसलिए कहता हूँ कि जो ऐवान में अगर वो कोई मुलव्विस है तो उसको आइडेंटिफाई करें, उसको रुके नहीं, डरे नहीं, सिर्फ इशारा ना करें, खुल के कहें कि फला बंदा इन कत्लों में मुलव्विस है और अब ये ऐवानों में बैठा है, क्योंकि वक्त आ गया है कि हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। दूध का दूध और पानी तभी होगा जब हमारी पुलिस आगे बढ़ के अक्यूज करेगी और हमारा जुडिशल सिस्टम और प्रोसिक्यूट करेगी और हमारा जुडिशल सिस्टम सजा देगा। एक स्टेटिस्टिक्स आपने दिया डीजी रेंजर साहब की तरफ से कि 1513 टेररिस्ट अरेस्ट हुए। अब मुझे ये ख्याल आया कि बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल कहा भट्टी साहब ने सही कि रेंजर्स के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये भी बताया जाए कि इन 1513 टेररिस्ट में से कितनों को सजा मिली।
कितने प्रोसिक्यूट हुए, कितने पनिश हो चुके हैं, कितनों को फांसी हो चुकी है। अभी तो हमारे मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनमें से जो फांसियाँ हुई की सजाएं हुई शायद 245 लोगों को, सिर्फ 15 लोग हैं जिनको फांसी पे चढ़ा है। 3% से। नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो डॉन लीक्स का मामला कहाँ पे पहुंचा। आज 7 फरवरी भी आ गई। वजीर दाखिला के मुतअद्दिद बयानात कि जनाब इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, 2-4 दिन में सामने आ जाएगी। फिर एक एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन, आज 7 फरवरी भी गुजर गई। MI और ISI के लोग लाहौर दोबारा जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या कोशिश की जा रही है कि किस तरह की रिपोर्ट सामने लाई जाए, और ये रिपोर्ट आ भी जाएगी तो आगे क्या होगा इस इंक्वायरी के ऊपर। एक और इन्वेस्टिगेशन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे डॉन लीक्स की, और डॉन लीक्स का मामला 6 अक्टूबर को शुरू हुआ। उसके बाद मशहूर ज़माना कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज आई जिसमें कहा गया कि कौमी सलामती पे ये कारी ज़र्ब लगाई गई है। इसी तरह के बयान वज़ीर आज़म हाउस से आए, वज़ारत दाखिला से आए, दफ्तर खारजा से आए, पंजाब हुकूमत से आए। जब पूरी हुकूमत ने कहा कि कौमी सलामती पे ज़र्ब लगी है, दुश्मनों का नैरेटिव आगे लेके चलने की कोशिश की गई है, तो बिल आखिर बादिल नाखास्ता एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई, एक रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट के अंडर, और उसमें दीगर लोग भी शामिल थे। उसको 1 माह का टाइम दिया गया, और जब ये कमेटी बनी उसका नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखा देते हैं नाज़रीन, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं। तो चौधरी निसार साहब ने जब अक्टूबर में, गालिबन 13 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा 2-4 दिन में आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी, और पहली इंक्वायरी चौधरी निसार साहब ने खुद की थी। क्या कहा था चौधरी निसार साहब ने, आइए जरा सुनते हैं। ये इंक्वायरी आइंदा 2-3 हद वीकेंड आ गया, 4 दिन में खत्म हो जाएगी। जी नाज़रीन, आपने चौधरी निसार साहब को सुना। अक्टूबर 2016 में उन्होंने ये कहा। इसके बाद मुतअद्दिद उनके बयानात आते रहे जो कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन हाल ही में जनवरी में उन्होंने एक दफा फिर कहा कि जनाब एक्सटेंशन दी हुई है, बस अगले एक कमेटी ने एक्सटेंशन मांगी थी, और अगले चंद दिन में दोबारा उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आ जाएगी। क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। डॉन लीक्स, जैसे मैंने कहा कि आखिरी एक्सटेंशन मैंने दी थी कमेटी की रिक्वेस्ट पे, जो कि इस महीने की 7 तारीख को खत्म हो रही है, इस अगले महीने की 7 तारीख को खत्म हो रही है। मुझे अंदाजा है कि रिपोर्ट आइंदा चंद दिनों में वजारत दाखिला को मिल जाएगी और हम हुकूमत को पेश कर देंगे। तो इस हवाले से जो भी सवालात हैं, मेरा ख्याल है कि जब वो रिपोर्ट मंसरे आम पर आ जाए तो मैं ज्यादा बेहतर पोजीशन में होऊंगा उसका जवाब देने। जी नाज़रीन, और फिर अगले ही दिन अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान जनरल आसिफ गफूर साहब ने कहा कि इस उम्मीद का इजहार किया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान जो पूरी अफवाज की तर्जुमानी कर रहे थे, 7 लाख अफवाज पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। डॉन लीग का जो मसला है वो आप मीडिया को ये भी सब पता है कि वो उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। उसकी इंक्वायरी का हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में उसका जो रिजल्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लेके आएगी, मीडिया के साथ शेयर भी होगा। और जब तक वो इंक्वायरी नहीं हो जाती उस पर फिर वही क्या सराइयों वाली बात है जो मैंने की है कि क्या सराइयाँ जितनी मर्जी कर लें, उसके ऊपर डिसीजन जैसे ही होगा हुकूमत जो है वो सबके साथ शेयर करेगी। जी नाज़रीन, आपने सुना अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान कह रहे हैं कि उम्मीद है हुकूमत वो रिपोर्ट लेके आएगी सामने। 7 लाख पाकिस्तानी फौज की तर्जुमानी करते हुए जनरल साहब ने ये बात की, लेकिन आज 7 फरवरी है नाज़रीन और रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई। और आज हमारे पास ज़राए के ज़रिए इतलात है कि ISI और MI के जो अफसरान इस कमेटी के मेंबरान हैं वो लाहौर जा रहे हैं, और जज साहब कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्ट, कंसेंसस रिपोर्ट एक सामने आए, और ये तमाम अफसरान दोबारा बैठ के इसको फाइनल शक्ल देंगे। अब ऐसा कौन सा उसमें कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, क्या वजूहात हैं कि रिपोर्ट लेट से लेट होती जा रही है, और ये रिपोर्ट आ भी जाए तो होगा क्या इसके बाद। शफकत महमूद साहब, होगा क्या? एक इंक्वायरी कमेटी, इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या होगा आगे? पहली तो बात यह है कि ये इनकी तरीका वारदात पुराना है कि मामले को लंबा करो। डॉन अपना जो पैनामा लीक्स है, अगर उसमें हम ना जदोजहद करते रहते तो ये अभी तक दब चुकी होती। इन्होंने यहाँ भी यही कोशिश की, 4 महीने लगाए। दूसरी इनकी ये कोशिश होगी कि अव्वल तो कि सारे बरी जुमा हो जाएं, लेकिन अगर कोई होता भी है तो किसी, वो जैसे कहते हैं ना कि अगर कमिश्नर करप्शन करे तो पटवारी को अंदर कर दो, तो इन्होंने कोई एक आधा बंदा किसी, इन्होंने जो असल लोग हैं, देखे ना, मुझे एक चीज़ बताएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक ख़ास किस्म की लीक होती है, क्या वो वज़ीर आज़म की मंशा के बगैर हो सकती है? क्या वो और जो वहाँ पे काबरीन है या मीडिया को जो हैंडल कर रहे हैं, जिसमें शायद मरियम साहबा भी है, क्या उनके बगैर हो सकती है?
और एक ख़ास पर्पज़ के लिए एक ख़ास तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब फ़ौज जो है वो दहशतगर्दों को प्रोटेक्ट कर रही, दुनिया को ये बताने की कोशिश की गई। ये नैरेटिव है और इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ भी इस वक्त आ रही हैं कि जनाब ISI जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं और ख़ास तौर पे ISI को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे पाकिस्तान में मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। क्या ये उस नैरेटिव को जिसका इशारा चौधरी निसार ने भी दिया था, होस्टाइल नैरेटिव, दुश्मनों का नैरेटिव, उसकी तरवीज के लिए थी? बिल्कुल, देखें ना, ये नैरेटिव बड़ी देर से हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे हैं फैलाने की कि जी रोग आर्मी है, रोग ISI है वगैरह वगैरह। देखिए, जो अदारे आपकी कौम को प्रोटेक्ट करते हैं, अब एक इंटेलिजेंस का अदारा जो है वो कौम की प्रोटेक्शन के लिए है ना, जो मिलिट्री है वो कौम की प्रोटेक्शन और कर रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं। अब जब आप उनको अटैक करते हैं तो एक्चुअली आप मुल्क को कमजोर कर रहे हैं और वो दुश्मन का नैरेटिव जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सफदर अब्बासी साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, शफकत महमूद साहब तो कह रहे हैं कि ये पुराना तरीका है, वारदात है। चाहे आप पनामा केस को देख लें, तकरीबन उसको भी 1 साल होने वाला है। इसके बाद 4 माह जिसको कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच कहा गया, कौमी सलामती पे कारी ज़र्ब कहा गया, उस पर भी अभी तक कोई चीज सामने नहीं आ रही। बाकी चीजें तो छोड़ें, जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं सामने आ रही। आगे इस पे क्या होगा? अरशद, देखें, बात यह है कि ISPR की जो पहली प्रेस रिलीज थी, उसके बाद फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की अपनी प्रेस रिलीज जो आई, उसके बाद तो ये जो कमेटी बनी या कमीशन कह लें या कमेटी बनी जो भी, ये तो एक मजाक थी। मैं समझता हूँ तो एक मजाक के मुतरादिफ था पाकिस्तानी कौम के सामने कि आप इस किस्म की जो ना कमेटी बनाएं जिसका अपना कोई सर पैर नहीं, जिसकी अपनी कोई, मैं नहीं समझता कि कोई जो इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान हैं उनकी कोई अपनी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी हैसियत है कि वो इतने बड़े इशू उठाने के बाद जो कि फ़ौज पाकिस्तान ने उठाए, जो कि ISPR ने उठाए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस ने बयान दिया, उसके बाद अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनकी छुट्टी कराई, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो ये कमेटी बताते खुद एक मजाक था। और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता अक्टूबर से लेकर अब जनवरी तक और अब 7 फरवरी का डेडलाइन दी थी चौधरी निसार साहब ने, तो ये मजाक कंटिन्यू कर रहा है। और इस मजाक के नतीजे में मुझे तो समझ यही आ रही है कि जी वो कोशिश ये हो रही है कि जी मिट्टी पाओ और काम को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल ठीक है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपके शहर में जज साहब भी वहां पे बैठे हैं और इतलात ये हैं कि ISI और MI के अफसरान भी दोबारा वहां जाए, क्या करेंगे जाके? और ये रिपोर्ट आ भी जाए तो इसके बाद क्या होगा? देखिए, गुजारिश है, एक तो पता नहीं है IS और MI के अफसर ऊँटों पे जा रहे हैं, नहीं ऊँठा वाले रंग जान गए, पता नहीं। मियाँ साहब तुसी तो सुने होना ताला तो तुसी बड़ा शौक ना सुनते हो। एक तो वो ऊँटों पे जा रहे हैं तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, टुर जाएंगे। तो अगर दूसरी गुजारिश है, ये जो न्यूज़ लीक है और एक आसमानी बिजली गिरने की वजूहात आज तक जिम्मेदारों का नहीं पता चल सका और ना न्यूज़ लीक का पता चल सका। ये दोनों एक ऐसी रॉकेट साइंस की है मियाँ साहब ने कि मैं कुर्बान जाऊं इनके। आपने पिछले दिनों में अलीफ नून का कोई कुछ चलाया था, वो अल्लाह नन्हे को कहता है ये चोरी तूने किया, उसने कहा मैं बता दूंगा तेरे कहने पे की है। तो भाई पनामा लीक पे आप A को फिक्स करो, B को करो, C को करो, क्या देखना तो ये है कि उस मीटिंग में था कौन कौन, वो मास्टरमाइंड है किसका, किसने फीड आगे किया। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, मान लिया कि इन्होंने 2-3 मेन जिम्मेदारों के बारे में जो सुना है कि जहाज़ों पे बैठते हैं, कभी ऊँटों पे बैठते हैं, मुल्क से बाहर भी चले गए हों, मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं तो क्योंकि PIA में नहीं हूँ, ना मेरे पास सिविल एविएशन का ठेका है किसी का, 2-3 दिन पहले या 1-2 दिन में कोई चले गया हो, मेरे पास नहीं है, वो चले गए हों। लेकिन बताएं, अगर वो पकड़े गए, इंक्वायरी उनके खिलाफ हो गई, फिर उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये हुक्मरान करेंगे या आर्मी एक्ट के तहत होगा? आर्मी एक्ट के तहत होगा तो वो जो तोता ये कुर्बानी का बकरा बनाएंगे तो वो फौरी तौर पे कहेगा ठहरे मेरी उम्र बड़ी है, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा। 4 माह तो इंक्वायरी को लग गए जिसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं, देखिए, इंक्वायरी में तो आपने जिम्मेदार देना है ना, इसने किया तो उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, आपने किस बेस पे किया, किसके कहने पे किया। बिल्कुल ठीक है शफकत महमूद साहब, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन, 4 माह तो इंक्वायरी को लग गए, इन्वेस्टिगेशन में कितनी सदियां चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया भट्टी साहब ने, क्योंकि इंक्वायरी में क्योंकि ज़रा ब्रॉड बेस्ड है, हो सकता है वो इंक्वायरी कहे कि जी ये ABC जो है इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अब इंक्वायरी से अब आगे चलने के लिए, प्रोसिक्यूशन की स्टेज तक पहुंचने के लिए, अदालत में ले जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात। वो जो तहकीकात करने वाले अदारे हैं वो कौन है? वो हुकूमत के अंडर है। तो इसलिए ये मामला, और वो हो सकता है वो कहें जी अच्छा जी अब आप 5-6 महीने और निकाल दें। सो मुझे तो इसमें कोई भाम नहीं है मेरे जहन में कि इन्होंने इसको लंबा करना है
और जितना खींच सकते हैं उतना खींचना है। नहीं मियां साहब, लंबा आप कर सकते हैं लंबा, ये वैसे लंबा करने में बड़े माहिर खींचते हैं। ये इतनी तेजी के साथ ऊंटों पे अरबों रुपए अगर कुवैत ले जा सकते हैं या कतर ले जा सकते हैं, ये तो इशू ही कोई नहीं है। लेकिन गुजारिश ये है साहब, 2-3 रोज कबल लाहौर गैरिजन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस पे हम आते हैं। मैं एक सफदर अब्बासी साहब, ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी में 4 माह लग गए, इन्वेस्टिगेशन में कितना अरसा लगेगा? अरशद, बात यह कि ये कोई नैब लॉ है क्या जी? ये तो नैब लॉ में हम समझते हैं कि जी वहाँ पे पहले इंक्वायरी की स्टेज होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर प्रोसिक्यूशन होती है, और उस लॉ का जो हाल है वो आप सबके सामने है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी जो ये इशू उठा तो उसके क्या, क्योंकि बातें बहुत सी चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी ये मामला 29 नवंबर को जनरल राहिल शरीफ साहब के रिटायरमेंट के वक्त के बाद क्लोज हो चुका है। अब सिर्फ जो है एक खानापुरी करनी है और उसी की खानापुरी के चक्कर में, लेकिन बात यह है कि मामला इस हद तक उठाए गए हैं कि अब उसके अंदर मैं नहीं समझता कि जी ये कोई नैब लॉ है कि जी पहले इंक्वायरी होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर प्रोसिक्यूशन होगी। भाई इंक्वायरी के अंदर जो लोग सामने आए उनको जो ना सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म है। और क्योंकि बड़े ही क्लोज सर्किट के अंदर और क्लोज मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं, तो उसके बाद जो ना मैं समझता हूँ कोई चीज ऐसी रह नहीं जाती कि बक कहाँ स्टॉप होता है। बक स्टॉप होता है हाईएस्ट लेवल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। अगर आप उनको नहीं प्रोसिक्यूट कर सकते, उनको सजा नहीं दे सकते, तो फिर बेहतर है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जी मिट्टी पाओ और मामला को आगे बढ़ाओ। सफदर अब्बासी साहब एक जीरक सियासतदान है और अक्सर जो बातें हमारे प्रोग्राम में करते हैं, माजी में तो सारी सही हुई, पता नहीं ये वाली बात किस हद तक सही होगी। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर आसिफ गफूर साहब जो 7 लाख फौजियों की तर्जुमानी कर रहे थे, अफवाज पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे थे, उनकी उम्मीद इस हवाले से क्या थी कि क्या ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए या नहीं पब्लिक होनी चाहिए, और कब तक पब्लिक हो सकती है? आइए एक दफा दोबारा सुनते हैं। डॉन लीग का जो मसला है वो आप मीडिया को ये भी सब पता है कि वो उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। उसकी इंक्वायरी का हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद दिनों में उसका जो रिज़ल्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लेके आएगी, मीडिया के साथ शेयर भी होगा। और जब तक वो इंक्वायरी नहीं हो जाती उस पर फिर वही क्या सराइयों वाली बात है जो मैंने की है कि क्या सराइयाँ जितनी कर लें। जी नाज़रीन, आपने सुना, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान कह रहे हैं, 7 लाख फौज के तर्जुमान कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान वो रिपोर्ट सामने लेके आएगी, मीडिया के साथ भी शेयर होगी। लेकिन आज 7 फरवरी भी गुजर गया, ये रिपोर्ट आखिर कब आएगी? यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हुक्मरान जमात की तरफ से जो मैसेजिंग की जा रही है, जिसको अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमले की तैयारियां और धमकियां दी जा रही हैं, वो क्या हैं और हुक्मरान जमात के अज़ाइम इस हवाले से क्या हैं? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि हुक्मरान जमात की तरफ से अदलिया को पैगामात दिए जा रहे हैं, धमकी आमेज पैगामात दिए जा रहे हैं, और उनका इशारा गालिबन उन बयानात की तरफ है जो राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और हाल ही में साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद साहब की तरफ से दिया गया। परवेज रशीद साहब ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। आज तंज किए जाते हैं, तज़हीक के जुमले बोले जाते हैं। कभी कोई पूछता है कि मियां शरीफ साहब ऊंटों पर पैसे उठाकर कैसे ले गए थे? जी नाज़रीन, आपने सुना। साथ साथ परवेज रशीद साहब ने यह हवाला इसलिए दिया क्योंकि लंदन फ्लैट्स के बारे में पूछा जा रहा था कि जनाब बताएं ये पैसे कहां से आए, कैसे गए, और जब जवाब नहीं हुआ तो गालिबन 30 तारीख को जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने यह कहा था कि क्या ऊंटों की पीठ पे रख के पैसे लेके गए थे। उसका डायरेक्ट हवाला परवेज रशीद साहब दे रहे थे। ना सिर्फ ये, लंदन फ्लैट्स के हवाले से परवेज रशीद साहब ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। पूछा तो यह जाता है कि आपने या आपके बच्चों ने 2 फ्लैट कहां से खरीदे। उस शख्स से पूछा जाता है जो 1970 में जिसके कारखानों को सरकार कब्जा करती है, उससे पूछा जाता है। जी नाज़रीन, परवेज रशीद साहब भी कह रही है सवाल क्यों पूछा जाता है, और फिर उन्होंने 1970 का एक दफा फिर हवाला दिया। सफदर अब्बासी साहब क्या कहेंगे इस पे? खुर्शीद शाह साहब तो कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट पैगामात दिए जा रहे हैं इन धमकी आमेज रवैयों से।
अर्शद, बात ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक बात आप बिल्कुल समझने की कोशिश करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल, जुडिशियल, ब्यूरोक्रेटिक, मिलिट्री सिस्टम के अंदर इंट्रेंच्ड हैं गुज़िश्ता कई दिहाइयों से। 83 से जब से उन्होंने सियासत की है, सिवाय जो 5-7 साल जनरल मुशर्रफ के टाइम में जब वो बाहर गए, वो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन तमाम जो इदारे हैं इनके ऊपर एक डोमिनेटिंग उनका रोल रहा है। ये पहला स्कैंडल इनका नहीं है। इनका स्कैंडल फाइनेंशियल कोऑपरेटिव से शुरू होता है, कोऑपरेटिव जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी उससे शुरू होता है। नेशनल बैंक के 6 बिलियन रुपए के लोन इन्होंने लिए, आज तक उनको वापस नहीं किए। कभी किसी ने उसको चेक की, किसी ने नहीं किया। ये फ्लैट का मसला आज तो नहीं, तो 93 के अंदर जो है ये फ्लैट्स खरीदी गए, सारे लोगों को पता है। उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई और जनरल बाबर साहब की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन हुई। जो आप रहमान मलिक साहब का जिक्र करते हैं, तो वो सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर थे FIA के, वो जनरल बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं ये पहले भी वो कर चुके हैं। आपको याद होगा सज्जाद अली शाह साहब के वक्त पूरी जुडिशरी डिवाइड हो गई, 5 जज एक तरफ चले गए, 10 जज दूसरी तरफ चले गए। तो वो जो उनकी मैनिपुलेटिव कैपेसिटी है, आप प्लीज, और खास तौर पे मेरा पैगाम जो है ना मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शफकत महमूद साहब हैं, इनसे मेरा बड़े एहतराम का रिश्ता है। मेरा सबसे बड़ा पैगाम PTI के दोस्तों के लिए है कि आप लोग ये न समझें कि जी आपके इन एफर्ट से ये सारा का सारा मामला कोई तलपट हो जाएगा और उसको उठा के बाहर जुडिशरी मारेगी। मेरी नज़र में वो इंट्रेंच्ड है सिस्टम के अंदर, और उसको अगर आपने निकालना है तो आपको एक अल्टरनेटिव नैरेटिव देना पड़ेगा। इतना आसानी से मियां नवाज शरीफ साहब जो ना इक़्तिदार को नहीं छोड़ेंगे, न उससे बिल्कुल ठीक है। मैं जरा शफकत महमूद साहब से जान लूं, जो अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को पैगामात दिए जा रहे हैं, ये जो रवैये हैं, इतनी बौखलाहट क्या वजह है इसकी? और लंदन फ्लैट्स का जो हवाला था इस पे तो कह रहे थे सबूत मौजूद है, अब क्या हो गया है? बौखलाहट इसलिए है कि लग रहा है कि घेरा तंग हो रहा है, लग रहा है कि जो शवाहिद सामने आए हैं उससे कन्विक्शन हो सकती है। मत भूलिए, मैं कौम को नहीं भूलना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकली हमला किया था। इन्होंने बड़ी कोशिश की इसको कि कौम भूल जाए इस बात। जजेस बेचारे जो थे उनको अदालत छोड़ के भागना पड़ा और पनाह लेनी पड़ी अपने कमरों में जाके। ये वो लोग हैं। और अब क्या हुआ, जब जैसे ये पनामा की ट्रायल शुरू हुई और उसके बाद जब नई नई चीज़ें आनी, तो आपने देखा कोई इधर से बोलना शुरू हो गया, कोई उधर से बोल। राना सनाउल्लाह साहब तो एक हद आगे चले गए, उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट भी साथ शामिल है, यानी कि फैसला कबूल भी नहीं होगा, सिर्फ अवाम का फैसला। और उसके बाद परवेज रशीद ने जो बातें की हैं, तो ये क्लियरली अदालत को प्रेशराइज करने के लिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अब अपनी हिफाजत के लिए बाकी इदारों को लिख देना चाहिए, जैसे कि माजी में भी एक दफा लिखा गया? और इस हवाले से क्या इस्लामाबाद पुलिस या रेंजर्स की तैयारी है इस हवाले से? देखिए, खुर्शीद साहब ने जो कहा बड़ी माकूल बात है। हमें प्रेडिक्शन फ्यूचर की करने की बजाय ना, पहले जब हम देखते हैं किसी का माजी और हाल, मियाँ साहब का माजी है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अटैक किया, हाल है जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि सख्त अदलिया और हसास अदारे को मैसेज दे रहे हैं। इससे तो लगता है वो अटैक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत या कोई अहम अदारा है तो उन्हें कम से कम इन जज साहिबान की सिक्योरिटी रेंजर्स को दे देनी चाहिए, इस्लामाबाद को। और दूसरा जो उठो को बड़ा जिक्र कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है अगर आप इजाजत दे सुबह मैं लाहौर वापसी ऊंट पे ना चले जाऊं, ना उसका लाइसेंस होता है, ना कल शाम 7 बजे आपने कल प्रोग्राम भी करना होगा। अगर आप ऊंट पे चले तो पहुंचेगा। सफदर अब्बासी साहब, आप सबका शिरकत का शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।